इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते ही बाको को जो स्योनतेक पर हमला करता है, वही जो ताइपुन ट्रेडिंग कंपनी की लेडी एम्प्लॉय है। बाको उससे गुस्से में पूछता है कि मेरा प्रॉमिसरी नोट कहाँ पर है, वो उधारी वाली रसीद कहाँ छुपाई है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में मैनेजर हाँ ने स्योनतेक को रिश्वत दी थी ताकि वो उस प्रॉमिसरी नोट को ढूंढ सके। अब क्योंकि स्योनतेक के घर की हालत खराब थी इसलिए उसने भी पैसे ले लिए, लेकिन बाद में स्योनतेक ने उस प्रॉमिसरी नोट को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे मिला ही नहीं। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो दोनों ताइपुन ट्रेडिंग कंपनी में होते हैं और स्योनतेक उसे अकाउंट बुक का फटा हुआ पन्ना दिखाकर कहती है कि उसे सच में IOU नहीं मिला। तब बाको उसे धमकाता है कि अगर तुम अपने बच्चे की फिक्र करती हो तो तुम्हें वो IOU ढूंढना ही पड़ेगा। अब वो गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरे बच्चे को इन सब चीजों में मत घसीटो, लेकिन बाको उसकी सुनता ही नहीं और वहाँ से चले जाता है। तो वहीं घर पर दिखाते हैं कि तापुंग अपनी मॉम से कहता है कि उसे लगता है कि उसके डैड की मौत सिर्फ बिजनेस की टेंशन से नहीं हुई थी, और वो कहता है मुझे लगता है डैड के दिमाग में बिजनेस से भी बड़ी कोई चिंता थी। अगले दिन दिखाते हैं कि ऑफिस में पूरी ताइपुन टीम खाना खा रही होती है तो सॉन्गजन कहता है कि उसे लगता है कि मीसन उसे पसंद करती है, इसलिए वो मीसन को कहता है प्लीज मुझे लाइक मत करो, हम सिर्फ कलीग्स हैं। लेकिन मीसन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती तो वहीं ताइपुंग ये सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर बाद में वो मीसन की मदद करने के बहाने उसके पास आता है और धीरे से कहता है मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करती हो। तो ये सुनकर मीसन मुस्कुराने लगती है। तभी स्योनतेक भी वहाँ पर आती है अपना ग्रीन जूस बेचने के बहाने, और बातों बातों में उसे पता चलता है कि ताइपुंग कंपनी के पुराने खाते देख रहा है। उसके बाद मीसन और मार्जिन काम से निकलते हैं और ताइपुंग सरकारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट सर्विस यानी PPS के ऑफिस में जाता है। दरअसल इस बार वो एक स्टेबल क्लाइंट चाहता है ताकि इस बार कोई उनका माल लेने से मना न कर दे, और साथ ही वो ये ढूंढ रहा होता है कि उसे इस बार कौन सा माल खरीद कर एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब वो सॉन्गजन के साथ PPS ऑफिस आया होता है तो वहीं उसे एक आदमी मिलता है जो कोईका से है, तो वो सॉन्गजन को भुलाकर उस आदमी का पीछा करता हुआ एक मीटिंग रूम पहुंच जाता है जहां वो लोग कोईका और अफ्रीका की डेलीगेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे होते हैं, यानी अफ्रीका में स्कूल और हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट। अब हर किसी को वहां सप्लाई की लिस्ट दी गई थी तो ताइपुंग देखता है कि उस लिस्ट में हर चीज का वेंडर पहले से ही तय है, सिर्फ एक आइटम छोड़कर जो कि है सर्जिकल ग्लव्स। अब ऑफिस आते ही ताइपुंग अपनी टीम को बताता है कि उन्हें सर्जिकल ग्लव्स का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सेफ होते हैं, लेकिन मार्जिन का कहना होता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बड़ी कंपनियों के पास जाते हैं। तो उनकी बातें सुनकर स्योनतेक बताती है कि जिनयोंग और क्यू मियोंग ने भी कभी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट पर काम किया था, इसलिए उन्हें मियोंग से मदद लेनी चाहिए और ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। अब ताइपुंग और मीसन मियोंग के घर जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ तो उन्हें देख उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। फिर थोड़ा सा गेट खोलकर उन्हें एक चिट देती है जिसमें वो जगह लिखी होती है जहां अभी मियोंग मिल सकता है। तो वही नामहो की मॉम को दिखाते हैं जो अब उस मॉल में सफाई का काम कर रही थी जहां मीहो जॉब करती है। जब सारी सफाई लेडीज लिफ्ट से उतरती है तो मीहो देखती है कि एक लेडी के बाल ठीक नहीं है और वो कोई और नई नामहो की मॉम होती है, पर ये बात मीहो को नहीं पता। वो बस उनके बाल ठीक करती है और वहाँ से चले जाती है। तो वहीं ताइपुंग और मीसन मियोंग को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं जहाँ का एड्रेस उन्हें दिया गया था। वैसे मियोंग भी ताइपुंग ट्रेडिंग का ही एम्प्लॉय है जो जॉब छोड़ के चले गया था। अब वो दोनों मियोंग को एक धार्मिक ग्रुप द प्रॉफिट के लिए पर्चे बांटते हुए देखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो शायद बिजी होता है, इसलिए वो ताइपुंग और मीसन से ज्यादा बात नहीं कर पाता और वहाँ से चले जाता है। तो वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुँच जाते हैं। वहाँ सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। बाद में चर्च का लीडर लोगों से कहता है कि 1 जनवरी 2000 को दुनिया खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे और न्यूक्लियर मिसाइल फटेगी, और सारे बेवकूफ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं, जिसमें से एक मियोंग खुद भी है। अब ताइपुंग और मीसन को तो उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो बस मियोंग से बात करने
करने की कोशिश करते हैं, पर म्योंग उन पर भड़क जाता है क्योंकि वो दोनों उसका सर खा रहे थे। और चर्च का लीडर भी ये देख तापुंग और मीसन को बाहर फिकवा देता है। बाद में ऑफिस आते टाइम तापुंग मीसन से कहता है कि मैं म्योंग के बिना भी ये डील क्रैक करके रहूंगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी कंपनी के लिए आखिरी मौका है। फिर ये दोनों ऑफिस में बैठकर डिनर करने लगते हैं, तो तापुंग बस खाते हुए मीसन को ही देखे जा रहा होता है। तो मीसन अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो तापुंग से कहती है क्यों ना हम अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखें। तापुंग पूछता है क्या मतलब, तो मीसन कहती है कि अभी मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे काम के बीच आ रही है, इसलिए क्या तुम अपनी फीलिंग्स फिलहाल के लिए अलग रख सकते हो। ये सुनकर तापुंग चुपचाप अब अपना खाना खाने लगता है। तो वही मीहो को दिखाते हैं जो नामहो से मिलने वहाँ आती है जहाँ वो काम करता है, और साथ ही उसके काम में थोड़ी बहुत मदद भी कर देती है। फिर दोनों एक जगह आकर शांति से बात करते हैं और मीहो उसे बताती है कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि अपनी बहन को कॉलेज भेज सकूं, क्योंकि मेरी वजह से उसे कभी कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। फिर वो नामहो से उसका सपना पूछती है, तो वो कहता है कि अब से तुम ही मेरा न्यू ड्रीम हो। तो ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। तो वही अगले दिन पीपीएस ऑफिस में फीमेल ऑफिसर देखती है कि ताइपून ट्रेडिंग भी ग्लव्स के लिए बोली लगा रहा है, इसलिए वो अपने एक एम्प्लॉय को बोलती है कि ये तो छोटी कंपनी है, इन्हें लिस्ट से हटा दो। और अगले पल ताइपून ट्रेडिंग को उसका फैक्स मिल जाता है। ये देख ताइपून कहता है अरे ये क्या बात हुई, वो हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो माजिन कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग बड़ी कंपनियों को ही प्रोजेक्ट देते हैं। तभी मियोंग वहाँ पर आता है, दरअसल वो द प्रॉफिट की सीडीज बांटने आया था। तो तभी माजिन उसे वो फैक्स दिखाता है, तो मियोंग कहता है ये तो भेदभाव है, नाइंसाफी है, तुम लोगों को अभी के अभी अपील करना चाहिए। अब तापुंग ऐसा ही करता है, वो अपील कर देता है। जब ये बात फीमेल ऑफिसर को पता चलती है तो वो पूछती है उन्होंने किस बेसिस पे अपील किया है। तो एम्प्लॉय बताता है कि हमने अपने रूल्स में ये क्लियर नहीं करा था कि कौन कौन इस बोली में भाग ले सकता है। अब क्योंकि किसी ने भी सर्जिकल ग्लव्स के लिए बोली नहीं लगाई थी, इसलिए पीपीएस ताइपून ट्रेडिंग वालों को बुला लेता है। तो वहीं ताइपून मियोंग को फिर से टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है और चर्च आकर प्रे करता है कि हे भगवान इन लोगों को मेरी तरह नाकाम इंसान से बचाइए। तो वहीं दिखाते हैं कि जब रात को ताइपुंग काम कर रहा होता है तब सियोन तेक फिर वहां आ जाती है और बातों बातों में उससे पूछती है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारे पास कुछ खास छोड़ा था। तो ताइपुंग कहता है नहीं ऐसा कुछ मुझे तो याद नहीं है। फिर वो कहता है कि फाइल्स उसी तरीके से रीअरेंज की गई है जैसे सियोन तेक किया करती थी, लेकिन उसे शक नहीं होता कि वही करके गई है। तो वहीं अगले दिन जब ताइपुंग और मीसन सर्जिकल ग्लव्स की बिडिंग के लिए पीपीएस ऑफिस आए होते हैं, तो युनचुन भी वहां ऑरेंज जूस की बिडिंग के लिए आया था। बट जब वो देखता है कि ताइपुंग ग्लव्स के लिए बिड कर रहा है, तो युनचुन अपनी कंपनी के बिड ऑरेंज जूस से बदलकर सर्जिकल ग्लव्स कर देता है। अब ये देख फीमेल ऑफिसर तो गुस्सा हो जाती है कि तुम ऐसे लास्ट टाइम पर बिड चेंज नहीं कर सकते, बट युनचुन अपनी बात पर ही टिका रहता है। तो उस फीमेल ऑफिसर को भी मानना पड़ता है, यानी अब दोनों कंपनियां एक दूसरे से प्राइस में टकराएंगी। बाद में ऑफिस में मीसन को पता चलता है कि ग्लव्स का मैनुअल तो हाथ से लिखा हुआ है और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में, यानी उन्हें अब लैटिन कीबोर्ड चाहिए ताकि वो इसे टाइप कर सके। ताइपुंग को पहले ये बात पता थी, इसलिए वो सोंगजंग के साथ मिलकर उस कीबोर्ड को लेके आता है और फिर सोंगजंग उस पूरे फ्रेंच मैनुअल को कंप्यूटर में टाइप कर देता है। लेकिन प्रिंट करते टाइम पता चलता है कि प्रिंटर तो उस फॉन्ट को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है और अब उनके पास कुछ ही टाइम बचा होता है इस मैनुअल को फैक्स करने के लिए। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें। तभी मियोंग वहां पर आता है और पूरा डॉक्यूमेंट हाथ से साफ सुथरा फ्रेंच में लिख देता है और फाइनली उनका काम टाइम पर पूरा हो जाता है और फिर पूरी टीम बाहर डिनर करने आती है। फिर डिनर के बाद ताइपुंग अकेले में मियोंग से मिलकर कहता है कि मुझे अपनी टीम में एक और एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत है, यानी उसका इशारा मियोंग की तरफ था। उसके बाद ताइपुंग
तैपुंग जब मीसन के साथ घर जा रहा होता है तो बीच में रुककर उससे कहता है, मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे एक तरफा ही सही। अब अचानक से उसका ये कन्फेशन सुनकर मीसन नर्वस हो जाती है और कुछ कह ही नहीं पाती। तैपुंग कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी फीलिंग्स को अपने काम से अलग रखूंगा, लेकिन तुम मेरा वन साइडेड लव हो, मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। मीसन ये सुनकर कोशिश करती है कि वो जाहिर ना करे, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। तभी हमें नामहो की आर्मी वाले दिनों का एक प्यारा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ उसकी मॉम उससे मिलने आती है और दोनों ही एक दूसरे को हक करके इमोशनल होते हैं। पर तभी तैपुंग की आवाज में नरेशन चलता है कि नामहो की माँ उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब नामहो की मॉम अपने बेटे से मिलने आती है तो वहाँ कोइंसिडेंटली नामहो और मीहो की साथ में फोटो देख लेती है और मीहो को देख पहचान लेती है। तो नामहो से पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मॉम तुरंत कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रही, सिर्फ किसी के चेहरे को देख प्यार मत करो। बट नामहो कहाँ उनकी सुनता, इसलिए उसकी मॉम उसे मारने लगती है और कहती है, इस लड़की से शादी करने का सोचना भी मत। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है और नामहो की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अगले दिन तैपुंग जब घर से निकलता है तो मीसन को देख उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। दादी भी ये देख लेती है तो तैपुंग को थोड़ा सा टीज करती है। वैसे दादी बहुत क्यूट है और उन दोनों के लिए खुश होती है। तो वहीं तैपुंग की मॉम मीहू को ग्रीन कलर का मदर्स क्लब वाला इनविटेशन दिखाती है, जो बोयम यानी मीहू के छोटे भाई को उसके स्कूल से मिला था। और फिर तैपुंग की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा उसके स्कूल जाना अच्छा होगा, क्योंकि बोयम को खुशी मिलेगी जब तुम वहाँ जाओगी। तो मीहू कहती है, ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। दूसरी तरफ जब मार्जिन ऑफिस आता है तो सबको बताता है कि सर्जिकल ग्लव्स सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और वो है ब्लेज ईगल्स। इसका मतलब ये है कि उनके पास बाजार का पूरा कंट्रोल है और वो उस कंपनी से किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं कर सकते। फिर वो अकेले में तैपुंग से कहता है, शायद हमें ये डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो इससे पीपीएस को फायदा होगा और न हमारी कंपनी को। फिर जो भी फैसला तुम करोगे हम वही करेंगे। उसके बाद रात को तैपुंग इसी बारे में सोच रहा होता है, तब उसे नामो से बात करके एक आइडिया आता है और अगले दिन वो सबको इस बारे में बताता है कि क्यों ना हम होलसेलर के पास जाने की बजाय सीधा फैक्ट्री के पास जाएं जहां ये सर्जिकल ग्लव्स बनते हैं, बल्कि हमें वही माल और ज्यादा सस्ते में मिलेगा। अब फैक्ट्री मलेशिया में होती है तो सब सोंगजंग की तरफ देखने लगते हैं, यानी वो फैक्ट्री जाकर उन लोगों से डील करेगा क्योंकि अभी वही है जो फ्री था। तो वही मॉल में नामहो की मॉम को मीहो के बारे में और पता चलता है, जैसे कि उसके माँ बाप नहीं है और वो अपने भाई बहन को खुद संभालती है। तो वहीं दिखाते हैं कि यूनजिन और मैनेजर ब्लेज ईगल्स के साथ पहले ही डील कर लेते हैं। तो वहीं आज मीहो बियोम के स्कूल जाने वाली थी, इसलिए वो शॉपिंग करने आई होती है वहीं जहाँ नामहो काम करता है, इसलिए नामहो उसकी मदद करवा रहा होता है। तभी नामहो की मॉम भी अपने बेटे से मिलने आती है, पर जब वो मीहो को उसके साथ लवी डवी होते हुए देखती है तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं तैपुंग सोंगजंग को मलेशिया फैक्ट्री भेज देता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि फैक्ट्री ने हाल ही में प्रोडक्शन ही बदल दिया, यानी अब वो ग्लव्स की जगह तकिए बना रहे हैं। अब जब ये बात वो अपनी टीम को बताता है तो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिडिंग का दिन कल ही था, यानी उनके पास कल तक का टाइम है स्टॉक को अरेंज करने का। तो वहीं मीहो बियोम के स्कूल आकर वो एक्टिविटी करती है सभी बच्चों की मॉम्स के साथ जो स्कूल वालों ने रखी थी। बियोम अपनी बहन को वहाँ देख बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि बिडिंग का दिन आ जाता है और तैपुंग बेसब्री से मलेशिया से सोंगजंग के कॉल के आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि जब ये लोग कॉल कर रहे थे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए अब इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब पीपीएस ऑफिस में पहुंचकर वो लोग अलग अलग तरीकों से वहां वक्त बिताने की कोशिश करते हैं ताकि सोंगजंग का मैसेज आ जाए। तो वहीं अंजिन को लगता है कि ये सब पागल हो गए हैं। अब टाइम पास करते देख वो फीमेल ऑफिसर तो माजिन और मियोंग को बाहर निकलवा देती है और बिडिंग का टाइम शुरू करती है और यंजिन शुरू में ही अपने बिडिंग का फॉर्म
फॉर्म सबमिट कर देता है और अब सभी की नजरें ताइपुंग पर होती है जो सॉन्गजंग के मैसेज आने का वेट कर रहा था। अब तो बिडिंग का टाइम भी खत्म होने लगता है, तभी कुछ मिनटों पहले ही पीपीएस ऑफिस में फाइनली एक टेलीग्राम आता है जो सॉन्गजंग का ही होता है और उसमें लिखा होता है 5111 और 40। ओके, अब ताइपुंग तुरंत फॉर्म भर के बिड डाल देता है और बाद में रिजल्ट आने पर पता चलता है कि ताइपुंग ट्रेडिंग को वो डील मिल गई है, यानी वो लोग जीत गए क्योंकि उनकी प्राइस यंचन से कम थी। लेकिन मैनेजर हाँ टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो अपने बॉस बाको को क्या बोलेगा। दरअसल एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सॉन्गजन ने ताइपुंग और मीसन को कॉल पर बताया था कि फैक्ट्री ने अपना प्रोडक्शन सिर्फ 10 दिन पहले ही बदला है। तो मीसन ये सुनकर कहती है इसका मतलब उनके पास अभी भी ग्लव्स का स्टॉक तो होगा ही। तो सॉन्गजंग बताता है कि हाँ, पुराने गोदाम में अभी भी 5000 से ज्यादा ग्लव्स के बॉक्सेस रखे हैं। अब वो जब ये पूछने जाता है कि मैं कितने में डील करूं, तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी ताइपुंग बिडिंग ऑफिस में सॉन्गजंग के आने का इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि उसने कितने में डील की, और टेलीग्राम के थ्रू उसे पता चल गया कि 40% में उसने डील करी है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मीसन और ताइपुंग इस जीत का जश्न मनाते हैं। मीसन बहुत खुश होती है कि आज उन्होंने एक अच्छी डील क्रैक करी। तो उसे खुश देख ताइपुंग पूछता है कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है। तो मीसन मुस्कुराते हुए कहती है कि कल, क्योंकि आने वाला कल का मतलब है उम्मीद। फिर वो ताइपुंग से पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या कीमती है। तो वो कहता है ये तो एक सीक्रेट है। तो वही मॉल के बाहर नामहो की मॉम मीहू को बता देती है कि मैं नामहो की मॉम हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को डेट करो। ये सुनकर मीसन काफी शॉक हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उनसे पूछती है कि क्यों, आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं। तो नामहो की मॉम कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, देखो ये नफरत नहीं है, दरअसल तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और अगर नामहो तुमसे शादी करेगा तो आगे जाकर तुम्हारी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां नामहो पर आ जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि वो ये सब संभाल सके। अब उनकी ये सारी बातें मीहो के दिल पर जाकर लगती है। मीहो उन्हें बताती है कि मेरी एक बड़ी बहन भी है। तो वो कहती है कि वो तो शादी करके चली जाएगी और पराई हो जाएगी, फिर भी लास्ट में सारी जिम्मेदारियां नामहो पर ही आएगी और जब ऐसा होगा तो मैं उस बोझ के तले दब जाऊंगी जो कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। अब ये सुनकर मीहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैं अपना बर्डन कभी उसके ऊपर नहीं डालूंगी। तो नामहो की मॉम कहती है कि कहना आसान है। तभी नामहो वहाँ पर आता है और मीहो को रोते हुए देख अपनी मॉम से गुस्से में पूछता है कि आपने इसे क्या कहा। तो उसकी मॉम बता देती है कि वो मीहो को उससे अलग होने के लिए कह रही थी। ये सुनकर ही वो चिल्ला देता है कि मॉम अब बस बहुत हो गया, और अपनी मॉम को काफी कुछ सुनाकर वहाँ से मीहो को ले जाता है। तो बाद में मीहो उससे कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। तो नामहो उससे पूछता है क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप कर लोगी, वो भी सिर्फ मेरी मॉम के कहने पर। तो वो कहती है मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, और जो भी उसकी मॉम ने उसे सुनाया वो सब बताकर कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को पलटकर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है, और एक और बात, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी किसी से मदद के लिए भीख नहीं मांगी क्योंकि मेरी दादी ने मुझे ऐसे ही पाला है। ये सब बताकर रोते हुए चले जाती है। तो वो बस पीछे से इतना कहता है माफ करना मीहो, जो मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। तो वहीं अगले दिन बाको अपने बेटे यंजुन पर काफी गुस्सा करता है और मारता भी है क्योंकि उसे उसकी वजह से 200 मिलियन वॉन का नुकसान जो हो चुका था। लेकिन यंजुन को तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है आपके लिए आपका बेटा जरूरी है या वो 2 मिलियन यानी 200 मिलियन। अब ये सुनकर तो भाई बाको की बोलती बंद हो जाती है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ, तुम अभी किसी काम के नहीं हो। तो यंजुन भी गुस्से में कहता है कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, पहले मैं उस ताइपुंग को बर्बाद करूंगा। फिर वो सियोनतेक से मिलता है जो उसे कहती है हम दोनों के बीच तो कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या काम। तो यंजुन बताता है मैं जानता हूँ, तुम ताइपुंग ट्रेडिंग में जाकर कुछ जासूसी
कंजूसी कर रही हो। अब ये सुनकर वो घबरा जाती है और गलती से प्रॉमिसरी नोट का राज खोल देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो वहीं गोदाम में तापुंग और मीसन ग्लव्स की डिलीवरी ले लेते हैं और सारी डिलीवरी लेने के काम के बाद तापुंग मीसन को बताकर बाहर खाना लेने चले जाता है। तो वहीं मीसन गोदाम में रुक कर सारे बॉक्सेस चेक करती है। उसी दौरान वो देखती है कि वहां अंदर आग लग गई है। तो वो आसपास के बॉक्सेस को वहां से हटाने लगती है ताकि आग ज्यादा न फैले, लेकिन वो बॉक्सेस काफी ज्यादा होते और मीसन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि देखते ही देखते आग फैलने लगती है। तो वहीं जब तापुंग खाना लेकर आता है तो गोदाम में से धुएं को निकलते देख मीसन के लिए घबरा जाता है और जल्दी से उस तरफ भागता है, पर दरवाजा बाहर से बंद होता है, यानी किसी ने जान करके वहां आग लगाई है। अब तापुंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलता है और हर जगह आग लगे हुए देख शॉक हो जाता है, क्योंकि सारा माल धीरे धीरे जल रहा था। अब वो जल्दी से मीसन को ढूंढने लगता है, आवाज लगाता है कि तुम कहाँ पर हो। तब वो उसे एक जगह बैठी हुई दिखती है जो धुएं से बेहोश होने वाली थी और तापुंग अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा हो जाता है गाइस।